अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बायोफ्लॉक के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि बायोफ्लॉक के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सेकेंडली हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि वो लोग जिनके पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं और उनको बायोफ्लॉक की तरफ नहीं आना चाहिए, फ़िलहाल उनको दूसरी चीज़ों पे काम करना चाहिए, जिस तरह से केज फार्मिंग हो गई या फिर हमारी रिवायती फार्मिंग हो गई। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो है रकबे की, मतलब लैंड की, कि किसके पास कितना ज़्यादा रकबा है। रकबे का मतलब होता है ज़मीन, कितना ज़्यादा स्पेस है, कितनी ज़्यादा ज़मीन है। वो लोग जिनके पास ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नहरी पानी अवेलेबल है और उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल है, उनके लिए बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये उन टेक्नोलॉजी से जो हमारी रिवायती चलती आ रही हैं उसकी वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें ख़र्चा हो जाता है। तो सारी बात यह है कि वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो बायोफ्लॉक पे अगर आते हैं तो फ़िलहाल उनके लिए इतना अच्छा नहीं है जितना उन लोगों के लिए है जो शहरों में रहते हैं और जो फ़िश फार्मिंग का काम करना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग इस तरह के इलाकों में रहते हैं जो नहरी इलाके होते हैं और जिनके पास ज़मीन का रकबा भी ज़्यादा है, उनके पास जो सबसे अच्छा एडवांटेज है वो ये होता है कि वो लोग अपनी ज़मीन में जो अपने बड़े बड़े टैंक्स बनाते हैं एक एकड़ के, उसमें वो लोग गाय की गोबर या फिर मुर्गी का जो वेस्ट होता है उसको अपने पाउंड में शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं पानी में जो मछली उनको खाती है। सेकेंडली प्लैंटन्स हो गए, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से मछली की जो कॉस्ट है, जो फीड की जो कॉस्ट है, वो उनके पास से काफ़ी हद तक माइनस हो जाती है। सिंध में तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग 100% सिर्फ़ और सिर्फ गोबर या फिर मुर्गी की जो बीट होती है उसी के ऊपर ही 100% मछली को पालते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो 50% फीड कराते हैं और 50% जो है वो ये सारी कुदरती फीड के ऊपर मछलियों को पालते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़ीड की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि फ़िश फार्मिंग में जो सबसे बड़ी जो कॉस्ट आती है वो आती है फ़ीड की। फ़ीड की जो कॉस्ट है ये सबसे ज़्यादा होने की वजह से फ़िश फार्मिंग जो है वो इंतहाई मुश्किल से कामयाब हो पाती है। वो लोग जिनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है वो फ़िश फार्मिंग में प्रॉफिट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन वो लोग जो इसका अच्छा तजुर्बा रखते हैं वो बहुत आसानी से इसके ऊपर काम कर पाते हैं। अब इसी के मुकाबले में हम बायोफ्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं कि जिस तरह हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम गोबर या मुर्गी की बीट से जो फीड जनरेट कर लेते हैं वो चीज़ हम बायोफ्लॉक में नहीं कर सकते। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बायोफ्लॉक जो है वो ऑलरेडी एक कंट्रोल्ड फार्मिंग है, तो उसमें अगर हम किसी भी तरह के वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, एक तो इसका पानी वैसे ही हम बहुत कम जगह पे और बहुत कम पानी में हम ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम इसमें भी अगर वेस्ट डालेंगे तो वो हमारे पानी को कंटेमिनेटेड कर सकता है, ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास टाइम नहीं होगा अपनी मछलियों को बचाने का। ये बायोफ्लॉक के अलावा भी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें भी अगर गोबर की या मुर्गियों की बीट की मकदार ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है मछलियों को। उधर भी काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ इस चीज़ से मर जाती हैं। तो बायोफ्लॉक के टैंक में
उसके मुकाबले में बहुत कम पानी होता है। एक बायोफ्लॉक के टैंक में अगर 10,000 लीटर पानी है तो उसके मुकाबले में दूसरी तरफ ट्रेडिशनल फार्मिंग में 1 करोड़ लीटर पानी होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से अगर हम इसमें गोबर या कोई भी ऐसी चीज़ डालेंगे और वो हमारा पानी अगर ख़राब हो जाता है तो उस सूरत में हम फौरी तौर पे इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब बायोफ्लॉक में जो फीड का जो सबसे बड़ा ख़र्चा है वो है इस वजह से कि इसमें हमारे पास 2 मसले हैं। एक तो ये कि हमें इसमें टोटली फीड डालनी है और दूसरा मसला ये कि हमें इसमें फ़्लोटिंग फीड ही डालनी है। इसकी वजह ये है कि फ़्लोटिंग फीड के डाले बग़ैर वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, वो एक्सपर्ट्स जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, वो तो फ़्लोटिंग फीड पे भी सिंकिंग फीड पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी नया नया काम सीख रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं आइडिया होता कि पानी के अंदर जो हमने फ़ीड डाल दी है वो कितनी ज़ाया हो रही है और कितनी फ़ीड मछली खा रही है। इसी तरह हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में बात करते हैं तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में भी वहाँ पे भी जो कुदरती फ़ीड बनती है वो तो मछली खाती ही खाती है। उसके ऊपर से वो लोग जो 50% फ़ीड डालते हैं वो सिंकिंग फ़ीड का मतलब होता है जो डूब जाती है। तो वो जो सिंकिंग फ़ीड डालते हैं वो ज़मीन में जाके बैठ जाती है। अब उसको मछली ने खाया या नहीं खाया, इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से वो भी एमोनिया पानी में बनाने का सबब बनती है। अब बायोफ्लॉक में हमें एक तो फ्लोटिंग फीड डालनी है, फिर सिर्फ फीड ही डालनी है। अब इस तरह से हमारे पास जो फीड का ख़र्चा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बायोफ्लॉक में दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि हमारी जो मछलियाँ हैं वो जो भी फ़ीड खाती हैं उसका सिर्फ 25% इस्तेमाल करती हैं। जो फ़ीड के अंदर जो ग़ज़ाइयत है, जो भी उसके अंदर ताकत है, उसका सिर्फ 25% इस्तेमाल करती हैं और बाकी सारा ज़ाया कर देती हैं। ये हमारे ज़्यादातर जानवरों के साथ यही सिलसिला है। तो जब वो 25% इस्तेमाल करती हैं और बाकी 75% जो बच जाता है, बायोफ्लॉक में क्या होता है कि वो जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बताया था, प्रोबायोटिक के थ्रू जो बैक्टीरिया उसको प्रोटीन सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसी फीड को जो वेस्ट में होती है उसको वो प्रोटीन सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि 75% वापस फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी फ़ीड की कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है और फ़ीड कन्वर्जन रेशो वो काफ़ी अच्छा आता है बनिस्बत इसके कि ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होती है उसमें ऐसा होता है कि उसमें जो फ़ीड ज़ाया हो गई वो ज़ाया हो गई, वो सिर्फ अमोनिया ही पैदा करती है और उसके बाद जो भी फार्मर होता है उसको कुछ अरसे बाद पानी निकालना पड़ता है, पानी चेंज करना पड़ता है और वो सारी फ़ीड ज़ाया हो जाती है। ये हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया कि हमारा फ़ीड पे जो बायोफ्लॉक में ख़र्चा है और फ़ीड में जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग में ख़र्चा है वो किस तरह से है। अब हम आ जाते हैं केज फार्मिंग पे। केज फार्मिंग जो है वो इस तरह से होती है कि उसमें पानी का तो कोई ख़र्चा नहीं है, क्योंकि वो एक नहरी इलाकों में या कोई भी ऐसे दरियाई इलाकों में या कोई ऐसे समंदर में वो केजेस को लगा दिया जाता है और उन केजेस के ऊपर से फीडिंग कराते जाते हैं और वो फीड मछलियाँ खाती रहती हैं। इस तरह की सिचुएशन में इधर काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं केज फार्मिंग में, लेकिन ये एक ऐसी फार्मिंग है जिसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है और इसका इतना ज़्यादा पाकिस्तान में अभी इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो नहीं सकी है जिस तरह से बायोफ्लॉक के ऊपर हर कोई काम कर रहा है। इस तरह से केज फार्मिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा फार्मिंग नहीं हो सकी है। लाहौर की साइड में वहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग इसके ऊपर हो रही है। सिंध के एरिया में केज फार्मिंग के ऊपर इतना काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुझे इसका इतना आइडिया भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इनिशियल सेटअप की। ये जो इनिशियल सेटअप होता है बायोफ्लॉक में, हमें इनिशियल सेटअप करने के लिए ज़मीन से ऊपर टैंक बनाते हैं हम, जो इसकी कॉस्ट फिर से हाई कर देता है। तो इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है वो भी हाई होती है बनिस्बत उसके
जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं उसमें तो हम सिंपली कोई भी जो है बड़ा से जो है तालाब टाइप के खोदते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। बायोफ्लॉक में हमें इसी तरह के पूरे पूरे बड़े बड़े टैंक्स बनाने पड़ते हैं, 10,000 20,000 लीटर 1,00,000 लीटर तक के टैंक्स बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी इसके ऊपर कॉस्ट, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर बनते हैं तो हमारी इसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। फिर बायोफ्लॉक में एक जो दूसरा और मसला है वो ये है कि हमें इसके ऊपर मुस्तकिल कम पानी होने की वजह से इसमें ऑक्सीजन क्रिएट करनी पड़ती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये जो हमारी बड़ी बड़ी फार्मिंग होती हैं, जहाँ 1-1 एकड़ पे फार्मिंग होती है, इनके ऊपर हम किसी भी तरह की इस तरह के एरिएटर्स हम नहीं देखते। वजह इसकी ये होती है कि इसके ऊपर हम इसलिए कुछ ऐसा नहीं करते क्योंकि इसमें एक तो हमारी जो मछलियों की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास वो एरिया ऐसे खुले खुले इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो जो हमारी हवा जो चल रही होती है इन इलाकों में, जैसे घारो साइड वगैरह पे जो इतनी तेज़ हवा चल रही होती है, उसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन कुदरती तौर पे बनती रहती है। लेकिन इसमें भी इस तरह से मसला आता है कि कभी कभी जैसे ये जो हमारी बरसात के सीज़न होते हैं, जिस वक्त बरसात होती है, ये जो मानसून के सीज़न होते हैं, इसमें जब हब्स होता है तो इसमें मछलियाँ काफ़ी मुश्किलात में आ जाती हैं। इनको ऑक्सीजन की काफ़ी मसले मसाइल आने लगते हैं। अब ये चीज़ बायोफ्लॉक में नहीं है। बायोफ्लॉक में आपके हाथ में आपने कंट्रोल्ड चीज़ लगाई हुई है, क्योंकि आपने अपने हिसाब से पंप्स लगाए हुए हैं। तो चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे किसी भी चीज़ का मौसम हो, उसमें भी फ्लक्चुएशन ज़रूर आती है, लेकिन उसमें इतना मसला नहीं आता जिस तरह से हमारे तालाबों में आता है। इसी तरह हमारी जो केज फार्मिंग है उसमें भी इसी तरह होता है, क्योंकि वो बहता हुआ पानी होता है, तो उसमें ऑक्सीजन के इतने ज़्यादा मसले मसाइल आते नहीं हैं। हर बंदे को अपने एरिया के हिसाब से और अपनी जेब के हिसाब से फिजिबिलिटी बनानी चाहिए कि उसको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अगर वो बायोफ्लॉक के ऊपर फ़ायदा समझता है तो वो बायोफ्लॉक के ऊपर काम करे, अगर वो केज फार्मिंग पे ज़्यादा फ़ायदा समझता है तो वो केज फार्मिंग पे काम करे, और वो अगर ये बड़े बड़े रकबों पे काम करना चाहता है तो वो उसके ऊपर काम करे। अब हम बात कर लेते हैं तालाब की। तालाब के ऊपर जो पानी का जो ख़र्च आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। हर बार एक एकड़ पे पानी भरना और उसके बाद उस पानी को निकालना, उसको चेंज करना, ये कोई आसान काम नहीं होता। बनिस्बत इसके हमें केज फार्मिंग में तो पानी चेंज करना ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर बायोफ्लॉक की बात करें तो बायोफ्लॉक में वैसे ही बहुत कम पानी होता है, और इसका ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बनता है क्योंकि ज़मीन से ऊपर होता है, और इसका ड्रेनेज सिस्टम हम ऐसा बीच में बनाते हैं जिसकी वजह से इसमें जो भी गंदगी बैठती है, जो भी फीड अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, वो नीचे जाके बैठ जाती है। तो होता क्या है कि जब हम पानी ड्रेन करते हैं तो ये सारा पानी बीच में से निकल जाता है, और इसमें जितनी भी हमारे पानी में से गंदगी होती है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से बायोफ्लॉक फार्मिंग में हमें पानी के पैरामीटर्स कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है बनिस्बत उसके वो जो हमारे पास ट्रेडिशनल फार्मिंग है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। जो हमारे बड़े बड़े तालाब होते हैं इनकी ज़ाहिर सी बात है मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े तालाब को मैनेज करना, उसमें क्या अंदर चल रहा है या क्या नहीं चल रहा, ये हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता। बहुत से फार्मर से तो हमने ये भी सुना है कि 2000 के करीब हमने सीड्स, मतलब मछली के जो बच्चे होते हैं वो डालते हैं, और उसके बाद अगर वो 500-1000 भी निकलते हैं सीज़न एंड में तो बस उनका वही प्रॉफिट है। इसमें सबसे बड़ा मसला एक ये भी आता है कि बर्ड्स, जो हमारे परिंदे होते हैं, वो मछली का शिकार करते रहते हैं। फिर इसके अलावा अगर कोई मछली दूसरी मछली को मार रही है तो ये भी हमें नहीं पता। तो बायोफ्लॉक में और ट्रेडिशनल फार्मिंग में ये फ़र्क है कि बायोफ्लॉक में जो भी चीज़ है वो आपकी आंखों के सामने है। 10-15 दिन 20 दिन के बाद अगर आप थोड़ा सा पानी भी ड्रेन करते हैं तो आपको अच्छी खासी मछलियाँ आपके सामने ही नज़र आ जाती है। कोई मछली अगर मरती है तो वो फ़ौरन टैंक में ऊपर आ जाती है बनिस्बत ट्रेडिशनल फार्मिंग के। अब हम बात कर लेते हैं रिवायती तरीके में कौन कौन सी मछलियाँ हो सकती हैं। रिवायती तरीके में जो हमारे पास एडवांटेज है वो हर तरह की मछली रिवायती तरीके से हो सकती है, लेकिन बायोफ्लॉक के ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कौन कौन सी मछलियाँ इस पर हो पाती हैं और कौन सी नहीं, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। बहुत से लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं,
कुछ हमारी कॉमन कर्ब्स जो होती हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ हमारी जो गोश्तखोर मछलियाँ होती हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमारा तजुर्बा है वो यही है कि गोश्तखोर मछलियाँ बायोफ्लॉक में कामयाब नहीं हैं। हर वो मछली जो पैलेट फीड खाती है वही बायोफ्लॉक में कामयाब रहती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। बायोफ्लॉक में जो सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमें मुस्तकिल चाहिए होती है। हर वक्त हमारे पास जो है बिजली होनी चाहिए। अगर हमारे पास बिजली नहीं होगी किसी भी वक्त तो हमारा ये सिस्टम जो है बिल्कुल फ्लॉप हो सकता है। अब एक तो वो इलाके जहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं है, उधर तो हमें टोटली सिर्फ सोलर पैनल पे जाना पड़ता है। अब सोलर पैनल भी एक कॉस्ट है, इसकी एक मुस्तकिल कॉस्ट आती है, जिसकी वजह से जो है उस पे भी हमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। फिर हम बात करते हैं कि वो इलाके जहाँ बिजली है लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बिजली नहीं जाती हो। तो वो जगहें जहाँ पे बिजली जाती है उधर के लिए भी आपको बैकअप के तौर पे या तो सोलर पैनल या फिर यूपीएस आपको लगाना पड़ेगा या जनरेटर लगाना पड़ेगा, जो कि वो भी एक एडिशनल कॉस्ट है। तो बायोफ्लॉक में ये डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है कि आप किसी भी टाइम पे अपने पानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दे सकते, जिसकी वजह से हमें इसके लिए भी एक एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ती है। अब तक की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह हम बाकी पॉइंट्स को आगे डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।